वैसे तो इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं अभी मिस्ड हैं, ये सिर्फ हैंडफुल आर्टिकल्स हैं जो आप लोगों को तो इधर से उधर भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, शुरू करता है 1 to 4, ये तो आप लोगों को बताइए, शाबाश। ठीक है, जो यूटीज़ की थी हम लोगों ने, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, कैसे इस्टेब्लिशमेंट होगी, कैसे एडमिशन होगी। देन इज 12 to 35, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। ये तो बहुत डिटेल में आप लोग लिख के भी देख सकते हो अपना, ये सारे लर्न होने चाहिए। 36 to DPSP। अच्छा, इसी के साथ ना एक और लिख लेना, 32 to 2 to 6। 32 क्या है? 32 आर्टिकल हार्ट एंड सोल, बट व्हाट इज इट? दैट इज योर रिट्स, रेमेडीज, ठीक है, ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट। एंड 2 to 6 इज दैट इज योर हाई कोर्ट रिट्स। रिट्स वो भी 5 तरीके की आएगी, वहाँ पे अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो हम लोगों का बिल्कुल स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है आपका, और ये इधर से उधर नहीं हिल सकता। प्रेसिडेंट हम लोगों ने कुछ कर लिया था, जैसे 52 था, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी 2-3 आर्टिकल्स हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, 24, 124, 214 एंड 324 ये पढ़ा हुआ है, ये बता दो। दैट इज चाइल्ड लेबर, गुड। 1 to 4 इज अपॉइंटमेंट, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। 214 दैट्स हाई कोर्ट। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना 2 to 4 क्या है, दैट इज योर अमेंडमेंट, योर अपॉइंटमेंट ऑफ योर जज इन योर हाई कोर्ट। 2 to 4, बट वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोगों को करना है तो 2 to 4 वैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होते हैं इन योर हाई कोर्ट, बट ये 214 है। ठीक है, 3 to 4 इज, ये अलग से स्टोरी लाइन करवाई थी जब मैंने फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को लर्न करवाए थे आज, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, ओके। अब कुछ ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जो आज तक कभी नहीं पढ़े। हाँ जी, 111 प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पे आ जाते हैं। मनी बिल, 111, इनको ट्रिक पता है क्या याद रखने का, कि ऐसी एक पावर है जिसमें 3 ऑप्शन देते हैं हम लोग प्रेसिडेंट को, हाँ करना, ना करना या रिटर्न करना। वो कौन सी है ऐसी पावर? वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये 200 क्यों साथ में लिखा है जी? क्योंकि गवर्नर की वीटो पावर है ये। तो 111 एंड 200 इकट्ठे याद करना है। 111 से याद रखना, 3 ऑप्शन दे रहे हैं, हाँ ना रिटर्न वाली। ठीक है, 1 2 3 इज दैट इज योर ऑर्डिनेंस। 1 2 3 बहुत जल्दी में हम लोग 1 2 3 करके हम लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास करना है। अभी सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, वी हैव टू मेक अ ऑर्डिनेंस, तो इसको ट्रिक है 1 2 3 फटाफट से ऑर्डिनेंस मेकिंग। 213 बिल्कुल रिलेटेबल है, बस 2 आगे आ रहा है। ये क्या है? ये प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर होगी। 213 ऑफ कोर्स दैट इज योर गवर्नर ऑर्डिनेंस पावर। हाँ जी, ये बता चुकी हूँ मुझे लगता है मैं आपको। 75 क्लॉज 3 क्या है? एक लाइन ही बताई थी सिर्फ इसके बारे में। 75 क्लॉज 3, हाँ बिल्कुल, क्या था पर? यस, ठीक है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। दैट मेक्स आवर योर सिस्टम इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो हियर इट इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे भी आपके ना काउंसिल, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता, राइट? ओके, नाउ जंप टू 72 एंड 161। हाँ जी, व्हाट इज 72?
163 75 क्लॉज 3 है, दिख नहीं रहा। 75 क्लॉज 3 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 75 क्लॉज 3 है बच्चे, जो हम लोगों का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। हाँ जी, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 72? वैसे हम सब कुछ बोला जाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर कभी लगता है आप लोगों को रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो पूछ लिया करो। हाँ जी, व्हाट इज 72? वाइस प्रेसिडेंट, वो 60s की लाइन में है। जैसे प्रेसिडेंट 50s की लाइन में है ना, वाइस प्रेसिडेंट 60s की लाइन में है। 72 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, बट व्हाट इज इट? 7 जन्म से याद रखना कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर पार्डन पावर, कैपिटल पनिशमेंट जब पार्डन पावर देता है प्रेसिडेंट, उसको माफ कर देता है, क्षमा याचिका, ठीक है। और 161 के अंदर क्या है? गवर्नर की पार्डन पावर। ये इसीलिए ना इकट्ठे लिखे हैं ताकि ब्लॉक्स में, ताकि याद रहे प्रेसिडेंट और एकदम से गवर्नर का साथ में याद रहे। होती है, बिल्कुल होती है, सिर्फ आपकी डेथ की नहीं होती, अदरवाइज जितने भी बाकी आपकी, वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज 266 एंड 267? यहाँ पे 2 6 आ रहे हैं ना, याद है हमने एक पढ़ा था 262 पढ़ा था। व्हाट वाज इट? 262। ये मुझे लगता है लास्ट लेक्चर में ही कराया था। 262 क्या है? तो मैंने बोला था ये 2 पहाड़ हैं और ये रिवर की तरह, दैट इज योर इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल, ठीक है। कुछ ऐसे करके एक बार देख लेना इसको, ठीक है। वैसे इसको याद रखना, 6 के पीछे झगड़ा हो रहा है ना, यहाँ पर 666 आ गया। सो दिस इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि सारी जो अब आपकी वाली लाइन चल रही है ना, दिस इज ऑल अबाउट योर मनी। 266 इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड 267 इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको गो थ्रू कर लो, दैट्स ऑल फॉर इट। 1 2 3 इज ऑर्डिनेंस। 1 2 3 जल्दी जल्दी हमने बना दिया। प्रेसिडेंट ने एक लॉज पास कराना है क्योंकि पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं। कंटीजेंसी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब आपको एक बार लर्न हो गया ना, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को बहुत ईजी रहेगा उसको रिलेट करना। इसको फटाफट से देखो, लर्न कर लो। यस, ये तो रही है। 108 क्या है? हाँ जी, ज्वाइंट सिटिंग। 110 मनी बिल। मैम 123 कौन सा ऑर्डिनेंस पावर किसकी थी? प्रेसिडेंट की। 108 is your joint sitting and 110 is your money bill. 368 तो आता ही है, that is your constitutional amendment. प्रेसिडेंट कर रहे थे हम लोग। वीटो पावर्स ही पढ़नी है सपोज हम लोगों ने आज। निकालो जी पेज नंबर 45, दैट इज फॉर योर बुकलेट्स।
हाँ जी, हु adjourns who summons the house parliament, that is president. dissolve कौन करता है लोकसभा को? dissolves the Lok Sabha. Who dissolves the Lok Sabha? President. जब हम लोग स्टेट बनाते हैं तो हमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चाहिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम हमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। क्यों नहीं अमेंडेड? 104 अमेंडमेंट्स की तो है, वही वाला बिल के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, लोकसभा राज्यसभा की तो सिर्फ पास होता ना बिल। हाँ जी, जो आपके दोनों हाउसेस से आपके पास हो जाएगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट। अगर बाय चांस ये दोनों आपके हाउसेस नहीं मानते तो क्या जॉइंट सिटिंग हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए? नो, ठीक है, वहाँ पे आपकी जॉइंट सिटिंग। अच्छा, मनी बिल के अंदर प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। ये आप लोगों को ना मैं एक चार्ट करवाऊंगी, इसके बाद आप लोग बिल्कुल सॉर्टेड होगे कि कैसे है इसका। थोड़ा सा टाइम लेंगे हम लोग। अभी हम लोग वीटो पावर्स पे निकाल लेते हैं बच्चे। वीटो पावर्स निकालो। आर्टिकल नंबर कौन सा डील करता है वीटो पावर के साथ प्रेसिडेंट की? 111। ठीक है, सो पढ़ना शुरू करें गरिमा जी। President has the power to veto with respect to the bills passed by the parliament. He enjoys Three types of vetoes, that is your absolute, suspensive and your pocket veto. ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है जी? withholding the assent to the bill. Normally, it is exercised only in the case of private members' bill. In case of a government bill, a situation may, however, be imagined where after the passage of a bill and देखो, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं सिर्फ दो ही केसेस में हो सकते हैं, जब आप बिल्कुल सहमत नहीं कर रहे, आप लोग मान नहीं रहे हैं, प्रेसिडेंट जो है मान नहीं रहा है, वो सिर्फ दो ही कंडीशन में हो सकता है। सबसे पहले या तो वो प्राइवेट मेंबर बिल है, तब मतलब कि मिनिस्टर ने उसको नहीं किया है प्रेजेंट, प्राइवेट मेंबर बिल यही होता है। पब्लिक मेंबर कौन होंगे? जो गवर्नमेंट भेज रही है, तो गवर्नमेंट के अंडर तो काम कर रहा है बेचारा प्रेसिडेंट, तो उनके वैसे भी आपके जो हैं कभी ना नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर बिल को वो ना कर सकता है। सेकंड, जब आपका बिल्कुल गवर्नमेंट रिजाइन ही जब एक सेकंड बस, ठीक है, जब आपका गवर्नमेंट रिजाइन ही कर रही है, कैबिनेट रिजाइन ही कर रहा है, या फिर तब एब्सोल्यूट वीटो हो सकती है। अब प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर या प्राइवेट मेंबर ये कौन होता है बताओ जी? इसका सीधा सीधा सा अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जो रूलिंग पार्टी है तो वो कौन होंगे? जो वो बिल प्रेजेंट करेंगे, दैट इज योर पब्लिक बिल्स। जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी होगी, अगर राहुल गांधी जी कोई पेश कर रहे हैं तो दैट विल बी अ प्राइवेट मेंबर बिल। जो रूलिंग पार्टी करे तो पब्लिक, अदर देन रूलिंग पार्टी होगी तो आपकी कौन है? ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर बिल का ना एक एग्जांपल बहुत अच्छा है कि एक बार मुझे लगता है कि इट्स अ टॉक ऑफ योर 5 years बैक, तब एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था। उन्होंने बोला था कि जितने भी आपके +1 +2 के बच्चे हैं ना, उनको हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग ज़रूर प्रोवाइड करें, चाहे 6 months की हो, ताकि उनका एक्टिवनेस भी बढ़े, ठीक है, पढ़ाई में भी वो कंसंट्रेट कर पाए और सब कुछ। तो दैट वाज रिलेटेड टू दैट। ठीक है, सो ऐसे होते हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल, जो आपके ना मनी से रिलेटेड नहीं होते, स्पेसिफिकली ऑर्डिनरी बिल की तरह हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। एब्सोल्यूट सिर्फ दो चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं वीटो। नंबर 1, प्राइवेट मेंबर बिल हो तब हम लोग वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्यूट, और दूसरा जब आपकी गवर्नमेंट ही रिज़ाइन कर जाए और गिर जाए, या फिर तभी हो सकता है, इन दो केस के अंदर ही। नाउ नेक्स्ट इज योर सस्पेंसिव वीटो। it is exercised when instead of refusing his assent outrightly to a bill or part of it of the reconsideration and the parliament makes it obligatory on him to give his assent to it
सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, जैसे ना ये मैंने बड़ी बार बताया है कि या तो वो असेंट दे देगा या विद होल्ड कर देगा आपकी असेंट। तीसरा उनके ऑप्शन होता है बच्चे, दैट इज योर रिटर्न का, रिटर्न करना बिल। और ये रिटर्न सिर्फ तभी होगा, बनी बिल में नहीं कर सकते, बाकी किसी भी केस में हो सकता। एक बार ही रिटर्न किया कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे ये बिल पसंद नहीं आ रहा, मैंने दोबारा से भेज दिया। अगर वो एज इट इज़ वापस कर रहा है, मुझे साइन करना अब कंपल्शन है। अगर वो विद अमेंडमेंट्स आ जाता है, चाहे वो विदाउट अमेंडमेंट्स, अब मुझे वो आपका साइन करना ज़रूरी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े टाइम के लिए सिर्फ सस्पेंड कर रही हूँ कि गिव देम अ चांस टू थिंक ओवर इट कि ये बिल सही भी जा रहा है कि नहीं जा रहा। दैट इज सस्पेंसिव वीटो। समझ में आया? ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ दो इसमें। ये तो आपका जब तक आपका बिल, ऐसा कुछ है नहीं है इसके अंदर। अमेंडमेंट्स अगर होंगी तो टाइम भी लग सकता है, विदाउट अमेंडमेंट्स तो साथ में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑर्डिनेंस में होता है, ऑर्डिनेंस में पढ़ेंगे टाइम। ठीक है, हाँ जी। पॉकेट, Since the Constitution does not provide any time limit within which the President is to declare his assent or refusal, the President could exercise this veto by not taking any action for an indefinite वीटो time. है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने रिटर्न भी नहीं किया, मैंने चौथा ऑप्शन क्या लिया, मैंने जेब में डाल लिया। और मैं बोल रही हूँ ना मैंने हाँ करनी है, ना करनी है, ना मैंने इसको सस्पेंड करना, मैंने रिटर्न भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैंने जेब में डाल लिया। ये अमेरिका से बेसिकली हम लोगों ने लिया है। अमेरिका में तो ये ना आपका श्योर होता है कि कितने टाइम के लिए वो जेब में डाल के रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है। इस चीज़ का 2 बार मिसयूज़ भी हुआ है, तो अब ये थोड़ी कम एक्सरसाइज होती है। एक बार ज्ञानी जाल सिंह के टाइम पे मेरे ख्याल से ये मिसयूज़ हुआ था, पोस्टल वाला। ठीक है, हाँ जी, इसको कंप्लीट कर दो बच्चे। But if the ministry has a strong backing in parliament, it would not be possible for him to do so. Pocket veto was used in 1986 by the then president Gyani जाल, in the postal bill. ठीक है, ज्ञानी जाल सिंह जी, जिनका बठिंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। ठीक है, सो ये है इसके अंदर। बाकी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है बच्चे, और प्रेसिडेंट को अब असेंट देना ज़रूरी हो गया है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। अब लिख लो चाहे इसको कहीं पे, 24th अमेंडमेंट के अंदर अब हमें ये असेंट देना ज़रूरी भी है, स्पेसिफिकली टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो पॉकेट वीटो नहीं एक्सरसाइज कर सकते वहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आपकी हामी भरना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज योर पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो में माइनस क्या आ रहा था, मनी बिल आ रहा था, और पॉकेट में क्या आ रहा है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज निगलेक्टेड। The 24th amendment, the president has to give a हेड एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, सेम गवर्नर के पास पावर्स होती हैं, पर उसके पास चौथी भी एक ऑप्शन होता है, उसके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो प्रेसिडेंट को रेफर कर दे वो बिल। तो प्रेसिडेंट उसको हाँ कर सकता है या ना कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। अब बताओ, जब गवर्नर को रिटर्न करेगा वो आपका बिल, गवर्नर के द्वारा, है ना, प्रेसिडेंट ने उसको दोबारा से रिटर्न कर दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, फिर उस बिल का क्या होगा, उसको साइन करना ज़रूरी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं। आपको खुद कॉमन सेंस लगाओ कि स्टेट तो बहुत छोटी पावर है, पार्लियामेंट फिर भी बहुत बड़ी पावर थी, इसलिए प्रेसिडेंट उसको ना नहीं कर पा रहा था। बट अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई बिल वहाँ से रिटर्न होके वापस प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, तो उसको कंपल्सरी नहीं होता, वो बाइंडिंग नहीं होता। 2 चीज़ें। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? चलो जी, नेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। दैट इज़ योर फाइनेंशियल पावर्स ऑफ योर प्रेसिडेंट। नंबर 1, All money bill can originate in parliament only on recommendation of president. प्लीज़ अंडरलाइन, सारे मनी बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि एंड में उनको ना कंपल्शन होती है, या तो हाँ करेंगे ना करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट। No demand for a grant can be made except on his recommendation. ये भी पूछ सकते हैं, क्या डिमांड ऑन ग्रांट हो सकती है? नहीं हो सकती, एक्सेप्ट Demand on grant means ये ना आपकी जब बजट पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे आता है कि बजट पास करवाते करते टाइम लगता है हम लोगों को ना, तो थोड़ी सी डिमांड जो
वो करेंगे उससे पहले ही कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसको डिमांड ऑन ग्रांट बोलते हैं। मनी बिल बेसिकली रिलेटेड टू बजट में, बजट एलोकेशन। बजट मनी बिल आर्टिकल नंबर, अगर आपको ये देखो आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। हाँ, अब मैं बताती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, तो आपका आर्टिकल नंबर 110 के अंदर मेंशन्ड है आपके ना सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट के साथ अगर वो डील करता है तो वो मनी बिल होगा। बजट भी हो सकता है, प्लस उसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ योर टैक्सेस भी है, इम्पोजिशन। तो आर्टिकल नंबर 10 A to G करके 7-8 एक पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे अगर उनके साथ डील करता है ये, तो वो मनी बिल है। और ये पावर जो है किसके पास लाई करती है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये। इट इज़ नॉट ईजी टू से कि ये मनी बिल है, ये फाइनेंशियल बिल है, बिकॉज बहुत ना डायलेमा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये चीज़ पता थी, तो उन्होंने क्या बोला, कहते हैं कि ना जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी ना यहाँ पे स्पीकर है। यू कैन नॉट इवन चैलेंज हिज थिंग, कि अगर उन्होंने बोल दिया कि दिस इज़ अ मनी बिल देन इट इज़, इफ़ इट इज़ नॉट, उन्होंने बोल दिया, यू कैन नॉट चैलेंज इट एनीवेयर। है नहीं है, वो सिर्फ आपकी जो पावर है दैट इज़ विद योर स्पीकर, दैट विल डिसाइड। बाकी ये आर्टिकल नंबर 110 के अंदर जाके आप लोग देख सकते हो, मेरे ख्याल से आगे आएगा भी, नहीं आएगा तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी ऐप है उसके अंदर पढ़ लो किस किस के साथ डील करता है, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। जी आगे। He can make advances out of the contingency fund of India. अब देखो, दो हम लोगों ने ना फंड्स पढ़े थे, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? कंटीजेंसी बिल्कुल इमरजेंसी, फ्लड आ गए या फिर कुछ भी आ गए तो हमने कंटीजेंसी फंड में से पैसे निकलवाए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सैलरीज के लिए हम्म रेजिडेंट गवर्नर सभी की इसी में से सैलरीज, बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ सैलरी नहीं, इवन हमारे भी जो स्टेट को आता है आपके, सब कुछ यहाँ से निकलता है। बट और क्या फ़र्क होता? ये तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया, बट और भी एक डिफरेंस है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आप तब तक पैसे नहीं निकलवा सकते जब तक आपका एक बिल पेश ना हो। मनी बिल है आप, ये आपका जैसे बजट ही है, बजट ना आपका 112 आर्टिकल के अंदर आएगा, नहीं लिखा यहाँ पे ऐड कर लेना 112 आर्टिकल। 10 की आ गई ना, 112 जो है दैट इज डील विद योर बजट। बजट 1 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। द आर्टिकल नेम इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल। बजट इज नॉट मेंशन्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हम लेमन टर्म में बोलते हैं बजट, बट जो एक्चुअल नेम है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है आपका बजट का, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल। 112 आर्टिकल। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से तो तब तक पैसे नहीं करवा सकते जब तक आपका एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल फाइनली बन के आपका पास नहीं होता। कंटीजेंसी और कंसोलिडेटेड में ना यही फ़र्क होता है। अब कहीं पर डिज़ास्टर आ गया, क्या हम लोग वेट करेंगे कि बिल पेश करो फिर आपका? वो तो एकदम से पैसे चाहिए होता है हम लोगों को। इसीलिए कुछ पैसे हम लोग कंसोलिडेटेड फंड में से पहले ही निकाल के कंटीजेंसी में रख देते हैं कि अगर यहाँ से निकलवाना है तो किसकी सिग्नेटरी अथॉरिटी से हम लोग यहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं? प्रेसिडेंट। सिंपली प्रेसिडेंट से साइन करवाओ कि ये डिज़ास्टर आ गया, हमें पैसे चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जब डिज़ास्टर सपोज करो आ ही गया, तो सबसे पहले वहाँ पे कौन सी अथॉरिटी जाती है चेक करने के लिए कि हाँ क्या कंडीशन है और सब कुछ? हाँ, वो तो डेफिनेटली, वो तो हम लोगों की आर्मी होती है, बट हम लोग अगर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी आती है। हाँ, एक आपकी वो उसको बोलते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो आपकी फोर्स होती है NDRF, वो तो चलो मैं मान गई, बट हम लोग अभी बात कर ले पार्लियामेंट में से कौन जाता है सबसे पहले? NDRF जो हमारी नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स है, इसको तो हम ये भी बोलते हैं द ओनली आर्मी दैट वर्क्स विदाउट वेपन्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर
someone related to him only, कैबिनेट से। जब भी ऐसा कभी होता ना, आप लोग कभी देखना, आज तक ये चीज़ कभी एनालाइज नहीं की होगी कि कितनी बार डिज़ास्टर आया होएगा, बट सबसे पहले वहाँ पे होम मिनिस्टर जाता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाता है। कभी डिज़ास्टर आएगा ना, तो तब ध्यान से देखना, पहले वहाँ पे जाके मुआयना करता है कि क्या चीज़ें हमें अपने रिलीफ फंड में से पैसे देने की ज़रूरत है, ये कैसे है, फिर उसके बाद फिर आपका प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुँचती है। तो सबसे पहले ये जो है आपके होम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट, Appoints finance commission after every 5 अंडरलाइन दैट इज़ योर अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन। अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है हम लोगों की? फाइनेंस कमीशन। चलो ये भी रू छेड़ी, तो ये भी मैं क्लियर कर ही देती हूँ। एक होता है प्लानिंग कमीशन, एक होता है लॉ कमीशन, एक होता है फाइनेंस कमीशन। इन तीनों में क्या फ़र्क है? प्लानिंग कमीशन तो अब स्क्रैप हो चुकी है, अब इसको हम लोग बोलते हैं नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पूछ सकते हैं नीति आयोग की फुल फॉर्म। एक तो वैसे तो काफ़ी पुराना हो गया, बट स्टेट का लेवल इतना ही रहता है। ठीक है, चलो ये तो बना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में फ़र्क क्या है? नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन से पहुंची है। प्लानिंग कमीशन Prime Minister was head of planning commission. नीति आयोग में नहीं है प्राइम मिनिस्टर। Ma'am, और नीति एक्चुअली ये स्क्रैप करके ना, पहले तो देखो पंचवर्षीय योजना होती थी, ये 5 साल के लिए हमारे ये टारगेट्स हमने अचीव करना है ना, आप लोगों ने सुना होगा। अब जब से नीति आयोग आई है ना, तो थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड। अब डिफरेंट इंडेक्सेस आते हैं, कंपैरिजन होता है आपका डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। कहीं ना कहीं हम लोग कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसको अच्छा बोल के उसको बूस्ट कर रहे हैं। जो आपकी पिछड़ गई हैं उनको बता रहे हैं कि आप इसको इम्प्रूव कीजिए। नीति आयोग के अंदर और प्लानिंग कमीशन में सिर्फ एक फ़र्क है, दैट इज़ योर स्पेशलाइज्ड, योर एक्सपर्ट्स आर देयर इनटू योर नीति आयोग, जिसके कारण इसको बोलते हैं थिंक टैंक। ऐसे थिंक टैंक्स यूएस में वर्क करते हैं, जहाँ पे हर एक आपकी ना सोसाइटी का हर एक वर्ग जो है ना उसके अंदर काम करता है। सोशलिस्ट भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, एवरीवन इज़ देयर। तो ये फ़र्क था हम लोगों का। नेक्स्ट आ जाओ कि लॉ कमीशन क्या करता है। लॉ कमीशन अब ये मत बोलना कि लॉ बनाता है, अमेंडमेंट, वो भी हमारा पार्लियामेंट करती है। फिर लॉ कमीशन का काम क्या है? रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन, राइट, रिलेटेड टू योर लॉ। कब देगी वो लॉ से रिकमेंडेड आपकी रिकमेंडेशन? जब ना जैसे अभी उसका था मैम, वो ऑब्सलीट हो जाता है ना, जब आपके कोई आपकी लॉज, मुस्लिम लॉ का था मैम, वो दैट वे जब आपका कोई बिल आपका बनता भी है फर्स्ट टाइम, तब लॉ कमीशन सामने आती है। या ना कोई बहुत ही पुराना लॉ हो जाता है, ऑब्सलीट हो जाता है, रेलेवेंट नहीं रहता, तब प्लान आपकी लॉ कमीशन सामने आती है और रिकमेंड करती है, ये हमने रिपोर्ट निकाली, हमें लगता है ये रेलेवेंट नहीं है, यू कैन गिव देम इनटू द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब वो मेंस का टॉपिक आ जाता है, उसको छोड़ दो, बट दिस इज़ ऑल फॉर इट, लॉ कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, दैट इज़ योर फाइनेंस कमीशन। हाँ जी, फाइनेंस कमीशन क्या करती है? सेंटर और स्टेट्स में फाइनेंसेस को डिवाइड करती है। प्रेजेंटली कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है? आपने सीएजी और एजी भी नहीं ना भेजे, जब तक धक्का ना मारो। अब तो खुल गया ग्रुप तुम्हारा। बैड पेपर है आप लोगों का, थोड़ा सा पुश मारो, ये टाइम है जब आपको अपनी थ्रेशोल्ड दिखानी है, थोड़ा सा उसको एक्सेल करो। हाँ जी बताओ जी, फाइनेंस कमीशन और स्टेट और सेंटर
अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है? 15th चल रही है एनके सिंह की चेयरमैनशिप में। और कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए इन्होंने सेंटर और स्टेट के बीच में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को तो ज़रूर आना चाहिए। कितने किए हैं? 42 मेरे ख्याल से इससे पहले वाली 42 है, अभी इन्होंने चेंज किया। एक बार ही चेक कर लेना इसको, एक बार ही इसको क्वेश्चन मार्क डाल लो कि कितना परसेंटेज है, या इससे पहले वाले ने रिकमेंड किया। एनके सिंह वाले बोल रहे हैं कि अब थोड़ा कम कर दिया जाए सेंटर का, आपका जो शेयर है वो एक बार ही देख लेना। सेंटर और स्टेट में आपका डिफाइंड होता है। मेरे ख्याल से 42 तो श्योर है, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो 14th वाला है या 15th है। 42 है, इतना तो आई एम श्योर, प्रिटी श्योर। 40 तो हो ही नहीं है ही नहीं। 58 और 42 है, बट आई एम नॉट श्योर कि 14th ने बोला था या 15th ने बोला था। एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, या ग्रुप में भेज दोगे तो इट वुड बी ग्रेट। ठीक है, सो फाइनेंस कमीशन का काम होती है दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर टैक्सेस बिटवीन योर यूनियन एंड योर स्टेट। दिस इज द फाइनेंशियल पावर ऑफ योर प्रेसिडेंट। ठीक है, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? ये भी लिख लो इसके अंदर, शाबाश। कौन सा आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन? 280 इज द फाइनेंस कमीशन। चले जुडिशियल पावर्स पढ़े, चलो घर में कंटिन्यू। The President's pardoning power comprises a group of analogous powers. First, pardon. It decides both the sentence and the conviction and completely कहते absolves 5 तरीके की ना आपकी पार्डन पावर्स होती हैं। पहले मुझे लगता है समझा देती हूँ तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा फिर पढ़ना। ठीक है, तो 5 तरीके की पार्डन पावर्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो पार्डन इटसेल्फ और रिप्राइव, ओके, हाँ जी, और रिमिशन और रिस्पाइट, ओके, और कॉम्यूटेशन। क्या जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे लिखा है? की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। अच्छा 1% पहले 42 था। अच्छा, अब इन्होंने किया हुआ है, मतलब 14 फाइनेंस कमीशन में बोलना साहिल एक बारी। 14 फाइनेंस कमीशन में 42 था टू द सेंटर एंड देन नेक्स्ट इज विद योर स्टेट्स। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन में 41% कर दिया, 1% कम किया सिर्फ 1% जो है वो JN के लिए इन्होंने जो है कम किया। ठीक है, गुड, शाबाश, ये लिख लो जी। तभी मुझे लग रहा था कि ना 42 शायद आपका इसके लिए, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। 14th फाइनेंस कमीशन में आपका 42% जो एलोकेशन थी आपकी सेंटर को जाती थी, रेस्ट इज विद योर स्टेट, दैट इज योर 58। एंड 15th फाइनेंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह, वहाँ पे 1% जो है हम लोगों ने कम कर दिया है। ठीक है, और दैट इज़ योर सेंटर के पास कर दिया। ओके, पार्डन, व्हाट इज पार्डन पावर? पार्डन पावर आर्टिकल नंबर 72 के अंदर गए हम लोगों का कंप्लीट फॉरगिवल होता। दैट मीन्स कि सिर्फ आपका ना ये जो पावर है सिर्फ प्रेसिडेंट के पास लाई डाउन करती है। कोई गवर्नर आपकी ना कभी भी कैपिटल पनिशमेंट को माफ़ी नहीं दे सकता उसको। सो दैट इज़ योर पार्डन। व्हाट इज़ रिप्राइव? इसको भी ना थोड़ा सा स्टे लगा देते हैं हम लोग। रिमिशन की तरफ चलते हैं और कॉम्यूटेशन की तरफ चलते हैं। ये दोनों आपस में ना थोड़े से रिलेटिव हैं। रिमिशन, जैसे ये मिशन है गाइस, है ना, तो यहाँ पे ना मिशन रिमेन्स द सेम। ये सी है कॉम्यूटेशन, दिस मीन्स सी फॉर चेंज। अब क्या चीज़ सेम रह रही है और क्या चीज़ चेंज हो रही है, दैट इज नेचर ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पे क्या करता है प्रेसिडेंट ना या गवर्नर
आपकी जो पनिशमेंट है ना उसको थोड़ा सा कम कर देता है। अगर कम कर रहा है और आपकी नेचर ऑफ पनिशमेंट का आपकी चेंज हो रही है तो उसको कॉम्यूटेशन बोलते हैं। अगर नेचर सेम रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर रिमिशन। जैसे 10 साल थी तो हमने इसको 8 साल कर दिया, या आपकी 7 साल थी तो हमने उसको 2 साल ही कर दिया, या फाइन था 1 लाख तो हमने उसको कम कर दिया। रिमिशन, जब हम लोग करेक्टर सेम रख रहे हैं पनिशमेंट का। यहाँ पे क्या है, कॉम्यूटेट कर देना, चेंज कर देना। कैपिटल पनिशमेंट थी, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, नेचुरल डेथ तक। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से हम लोगों ने क्या बोला कि चलो 3 साल के लिए दे दो सज़ा। 3 से सिर्फ हम लोगों ने क्या बोला कि आप सिर्फ फाइन दे के इनको छोड़ दो। जब हम चेंज कर रहे हैं करेक्टर में तो दैट इज योर कॉम्यूटेशन, राइट। रिस्पाइट, यहाँ पे थोड़ा सा ना स्प्राइट जैसा रूट आ रही है, तो स्प्राइट से याद रखना दैट इज स्पेशल। जब हम लोग किसी स्पेशल ग्राउंड के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी जो पनिशमेंट है उसको डिले कर रहे हैं या माफ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट वुमन या लैक्टेटिंग मदर भी हो सकती है वो आपकी, ठीक है। तो कहते हैं वो जो बच्चा आपकी उनकी कोख में है तो उसका क्या कसूर है, तो उस टाइम पे स्पेशल ग्राउंड, या मेंटली आपका अनसिक है तो फिर वेल नहीं है तो उस केस के अंदर स्पेशल ग्राउंड्स के अंदर। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली हमेशा लैक्टेटिंग मदर ही आता है एग्जाम्पल। वैसे भी शाम को रेस्ट नहीं करते वो उनको ऐसा कुछ है। नहीं वो हाँ वो तो बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है कि वुमेन्स को पकड़ नहीं सकते आफ्टर 7। वो तो या तो फिर आपका वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए, सनसेट, हाँ हाँ वो नहीं कर सकते। वो तो आपको, ये तो है तो लॉ, मुझे लगता है वो तो जर्नल हर किसी के लिए है। तो हम लोग कन्विक्ट जो हो गए उनकी बात कर रहे हैं, ये कि अक्यूज्ड के लिए है। वो तो एवरीवन हैज़ अ राइट, इवन आई हैव अ राइट बट आई एम नॉट अक्यूज्ड, ठीक है। सो रिप्राइव, यहाँ पे रिप्राइव आ रहा है ना, प्राइव, और इसको हमने स्टे लगा दिया था कि थोड़ा रुक के पढ़ते हैं, तो इसका बच्चे मतलब है दैट इज़ योर स्टे ऑर्डर लगाना। हमें लगता है कि शायद उसको वो कैपिटल पनिशमेंट गलत चीज़ के लिए मिल रहे हैं, उसको सबूत चाहिए या फिर वो अप्लाई कर रहा है या कुछ है, तो उसको रिप्राइव दे देना, थोड़े टाइम के लिए उस पर स्टे ऑर्डर्स लगा देना, जैसे किसी की फांसी लगी थी, थोड़े टाइम के लिए डिले कर दी। जैसे मैं कल आई वाज राजवाड़ा की हाँ बिल्कुल, कर दिया था पहले आना। हाँ कुछ ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया। तब स्टे स्टे करी थी, मेरे को लगा पार्डन कर दी कि कैपिटल पनिशमेंट, मेरे ख्याल से कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी, ये पार्डन कर दी थी। अब आगे केस चल रहा है क्या था? अब ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है इन डिटेल, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। रिप्राइव, तो ये हमारे 5 तरीके के गए। पार्डन दैट मीन्स कंप्लीट फॉरगिवन, ठीक है। रिप्राइव दैट इज स्टे ऑर्डर्स। रिमिशन व्हेन द करेक्टर रिमेन्स द सेम ऑफ योर पनिशमेंट, ठीक है। देन इज रिप्राइव दैट इज ऑन स्पेशल ग्राउंड्स, एंड कॉम्यूटेशन इज व्हेन द करेक्टर ऑफ द पनिशमेंट गेट्स चेंज्ड। पढ़े? हाँ जी, नंबर 1, Pardon, it resigns both the sentence and the conviction and completely absorbs the offender from all punishment and disqualification. नंबर 2, Deprive, it means a stay of execution of underline that is say of execution of the sentence pending of the sentence pending a proceeding for pardon or commutation. Remission, the power of remission reduces the amount of sentence without changing its character, ठीक है। Example, a sentence of imprisonment for 1 year may be remitted for 6 months. Respite, Despite the power to grant respite means awarding a lesser sentence instead of the prescribed penalty in view of some special facts. Example, pregnancy of the women offender. Fifth, commutation. It merely substitutes one form of punishment for another of a lighter character. Death by transportation, transportation by rigorous imprisonment by simple imprisonment, and simply imprisonment by fine, and so on.
राइट। सो दिस इज़ योर पार्डन पावर, और इसमें अंदर ही लिख लेना कि गवर्नर की पार्डन पावर दी होती है आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों की डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फोरम्स, इन्वेस्टर्स को रिसीव करना, डिप्लोमेट्स को रिसीव करना, ये प्रेसिडेंट का काम है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स उनके बिहाफ पे होती है, सारे सिग्नेचर्स जो हैं उनके बिहाफ पे होते हैं। सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेस का, मुझे लगता है पॉइंट रिपीट हो रहा है, दैट इज़ प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट निकालो इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निकाल लो इसको, और थोड़े से चीज़ें लिखते भी रहना इसके बारे में ना। हाँ जी, इमरजेंसी पावर किस पार्ट के अंदर आती है? पार्ट कौन सा? 18। हाँ 18 लिख लो जी, इसको करवाया है ना पार्ट लर्न, ऐसे क्यों हो जाता है, रिलेट करो, ठीक है। हाँ जी, आर्टिकल नंबर कौन से कौन से तक चलता है? आर्टिकल नंबर 352 टू 56, 352 टू 360 तक कर लो। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ जाती है, ठीक है। 360। 3 तरीके की इमरजेंसीज होती हैं हम लोगों के पास, कौन कौन सी होती हैं किरण? स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले नेशनल और थोड़ा बहुत स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल नंबर है हम लोगों का? 352। व्हाट इज योर स्टेट इमरजेंसी? 356, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सूर्य, क्या फ़र्क होता? स्टेट की इमरजेंसी स्टेट में लगती है। क्यों लगती है बट? कुछ भी हो जाए, ये वाली हमारी क्या होती है फिर, ये स्टेट में लगती है? तो वॉर सिचुएशंस में एक्सटर्नल फैक्टर्स, एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, और एपिडेमिक में भी लगता वॉर का खतरा हो। नेशनल इमरजेंसी, एपिडेमिक, है। अब इसमें मैम कोरोना में आई थिंक लगाई थी इसमें। नेशनल इमरजेंसी नहीं सर, नहीं इमरजेंसी नहीं थी वो, तो कर्फ्यू वगैरह चीज़ें अलग हो जाती हैं हम लोगों की। स्टेट को ही कह दिया था इन लोगों ने, कर्फ्यू वगैरह अलग होता है। नेशनल इमरजेंसी तो आज तक 3 या पता नहीं 4 बार लगी है। ये बच्चे सिर्फ आपके ना इन ग्राउंड्स के अंदर लग सकती है। शॉर्टकट इज वियर, प्लीज़ लिख लो इसको, वियर प्लस ID। ठीक है, तो फर्स्ट है हम लोगों का, दैट इज योर वॉर। सेकेंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन एंड एमिनेंट डेंजर। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन एंड दिस इज एमिनेंट डेंजर। ये 3 सिचुएशंस के अंदर ही नेशनल इमरजेंसी लगती है। एमिनेंट डेंजर जो ये चौथा है ना, ये कुछ नहीं कहते, प्रेसिडेंट को ना अगर हमें लगता है कि जैसे इंडो पाक लड़ाई हुई थी, ठीक
ठीक है, चाइना के साथ हुई थी, उस टाइम पे लगी थी नेशनल इमरजेंसीज, और वही 2-3 बार जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी है, दैट्स इट। आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये आप इंदिरा गांधी वाला एरा याद करो, ये वो वाला टाइम है 71 वाला, ठीक है। और एमिनेंट डेंजर, जब उनको लगता है कि प्रेसिडेंट को कि सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई सच में हमारी अभी वॉर हुई नहीं है, अभी किसी और के साथ, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ या फिर आपकी चाइना के साथ, बट हालात तो बिल्कुल बन चुके हैं, तो हम वॉर का वेट कोई करेंगे कि वॉर शुरू होएगी तब हम लोग लगाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक और प्रोविजन दिया हुआ, दैट इज़ एमिनेंट डेंजर, कोई ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि अब ये ज़रूर होनी है, ठीक है, दैट इज़ योर एमिनेंट डेंजर। तो ये आपके 4 हमारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। 2 तरीके की होते हैं बच्चे, अगेन, ठीक है, दैट इज, लिख लो इसको, एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी जो फर्स्ट 2 केसेस हैं उसमें हम उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। वॉर प्लस एक्सटर्नल एग्रेशन इज एक्सटर्नल इमरजेंसी, WEEV करके कुछ बन रहा, ठीक है। वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी इज आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या हुआ? दैट कैन बी योर नक्सलवादी, ठीक है, जो खुद ही अपनी गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट हैं, उनके आर्म्ड रिबेलियन। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो एमिनेंट आपका, सॉरी, ये आर्म्ड रिबेलियन है, ये कुछ और होता था, एंड दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय योर 44th अमेंडमेंट। इससे पहले क्या वर्ड होता था यहाँ पे जो रिप्लेस हुआ? इंटरनल डिस्टर्बेंस। प्लीज राइट डाउन, दैट यूज टू बी योर इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसकी मिसयूज़ बहुत अच्छे से किया था जो 1971 का टाइम था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया था और उसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था। 44th अमेंडमेंट, ईयर इज 1978। 4 + 4 = 8 और 46 वाला बोला था 1976 है, ठीक है। कैबिनेट वर्ड सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में? आज तक कैबिनेट वर्ड था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर पहली बार कैबिनेट वर्ड भी इंट्रोड्यूस हुआ। व्हेन? इट वाज 44th अमेंडमेंट ओनली, कि अगर प्रेसिडेंट को अगर प्रोक्लेम करना है कि नेशनल इमरजेंसी लगाओ, देन ही हैज टू गेट अ लेटर साइंड बाय योर कैबिनेट, उनका अप्रूवल लेना ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं अकेला प्राइम मिनिस्टर के बेसिस पे आप कर रहे हो, पूरी कैबिनेट अगर राजी होगी तभी हम लोग आपका जो है लगा सकते हैं, दैट इज़ योर नेशनल इमरजेंसी। फर्स्ट टाइम इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरनल डिस्टर्बेंस लिख लेना, प्लस कैबिनेट वर्ड वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ में आए? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो। हाँ जी सर। अमित सर को डाउट? नहीं मैम। क्या नेशनल इमरजेंसी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नो। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना लिखते रहना चाहे इसको यहीं पे। इट इज नॉट मेंशन्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जो वर्ड है दैट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेम कौन करता है आपका नेशनल इमरजेंसी को? दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता। जब एक बारी प्रोक्लेम कर दी, क्या हमें अप्रूवल लेना पड़ता पार्लियामेंट का? यस, दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। कितने मंथ्स के अंदर अंदर हमें अप्रूवल लेना पड़ता? ओ गॉड, सब कुछ बोल दिया जो आंसर उसको छोड़ के। 1 मंथ।
ओरिजिनली ये 2 months था, बट 44th अमेंडमेंट में जैसे हम लोगों ने इसको आपका चेंज किया था ना, आपका मिसयूज़ हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों ने उसको 1 month कर दिया था ताकि जल्दी जल्दी हमें अप्रूवल मिले और हमें पता लगे कि कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा जैसे पहले हुआ था। अगर सपोज करो हमने 1 month में अप्रूवल दिलवाना है, अब सेशन में बैठी ही नहीं हुई लोकसभा, फिर क्या होगा? स्पेशल सेशन होगा, सिटिंग होगी। तो स्पेशल सिटिंग के लिए तो बोल रहे हैं कि सेशन में बैठा ही नहीं हुआ। स्पेशल सेशन बैठेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, स्पेशल सेशन जैसा कुछ नहीं होता। ये कहाँ से आया वर्ड? वो तो प्रेसिडेंट ने तो किया हुआ है, लगी तो हुई है इमरजेंसी, बट अप्रूव करवाना है। अप्रूव ऐसे स्पेशल सेशन में नहीं होगा। कहते हैं जिस दिन फर्स्ट सिटिंग होगी, फर्स्ट सिटिंग होगी आपकी लोकसभा के अंदर, कहते हैं उसके 30 days के अंदर अंदर हमें अप्रूवल लेना होगा। दैट मीन्स 1 month। जैसे ही आपकी लोकसभा आएगी वैसे। स्पेशल सेशन जैसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है ऐसा। कहते हैं जैसे ही बैठेगी, प्रोक्लेम तो हुई हुई है, ऐसा कोई हम हटा देंगे, बट कहते हैं जैसे ही आपकी लोकसभा बैठेगी फर्स्ट डे, उसके विदिन 30 days हमें अप्रूवल दिलवाना होगा। मीनवाइल आप राज्यसभा से अप्रूवल ले लो, वो तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, या डिसॉल्व हो गया, कुछ भी है आपका सो ऑन रीजन। मैम कई बार मैं भी रॉन्ग, वैसे मैं स्ट्राइक कर रहे थे वहाँ में, कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे स्पेशल सेशन भी बैठा बीच में। फॉर स्पेशल सेशन किस लिए बैठा? हाँ जी कि बिल पास करने के लिए हुआ था मैम बीच में एक बार। सर, अगर ऐसा कुछ होता है ना कि हमें कोई बिल ऐसे पास करवाना होता, हाँ ऐसा, पर मैंने कभी सुना नहीं, फिर भी आप देख लेना, वो अप्रूवल ही नहीं होता। के लिए मैम आई थिंक ये ऑर्डिनेंस हो जाता है सर, ऑर्डिनेंस पास होता है, वो भी प्रेसिडेंट करता है, बट कभी भी स्पेशल सेशन जैसा कुछ भी नहीं है। सेशन होता है, हाँ सेशन बैठा सकते हैं कि इमरजेंसी सेशन बुला लिया। स्पेशल सेशन इज़ नॉट इवन अ वर्ड। वैसे ही आपका बुला लिया कि नहीं आपको जल्दी आना है, ये ऐसी सिचुएशन है। पर आप मुझे बताओ कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन थी, कोविड के अंदर इकट्ठे हुए थे ये लोग, कोई आया ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, उस टाइम पे भी नहीं आए। ओके सो अगर हमने एक बार ये अप्रूवल ले लिया, ये ना आज मैं सुबह भी बच्चों को ना समझा समझा के थक गई थी कि ना, अब मैं फिर से आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रही हूँ कि ना, पता है क्या होता है कि जब हम लोग अर्थ है ना, अर्थ से जब हम लोगों ने मार्स तक जाना है या मून तक जाना है रॉबर्ट का, तो हम लोग कैसे जाते हैं? ऐसे कोई कि सीधे जाते हैं? नहीं ना, ऐसे तो नहीं जाते। कैसे जाते फिर हम लोग? नहीं पता? हाँ जी, कैसे जाते हैं? एलिप्टिकल पाथ लेते हैं हम लोग। यही तो खासियत है एक IAS ऑफिसर की, गया कहीं नहीं बट सब कुछ पता है। मैं कौन सा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका गई हूँ, इक्वेटर में, तब भी मुझे कंट्रीज याद हैं। ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलते हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलते हैं। तो ना ये हमारी एक ना चेन होती है, हमें जब ये तो हम लोग ना इजीली हम लोगों का ऐसे एक एलिप्टिकल पाथ बन जाता है। एक ना इसको बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं। जब ना हमें अपनी थ्रेशोल्ड थोड़ी सी क्रॉस करनी होती है, ऊपर झटके से लेके जाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद अकेले थोड़ा सा और घूमता है, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी देते हैं, फिर यहाँ पे देते हैं, घूमता है, अपने आप घूमती है साइकिल, फिर थोड़ी सी और, फिर उसके बाद फिर फाइनली वो आउट हो जाता है, फिर उसके बाद वो जहाँ पे उसने जाना है वो चला जाता है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ना जो आप लोगों के अंदर है, वो थोड़ी सी डायमेंशन पे लगाओ जो क्वेश्चन पूछना है। उन्होंने ये पूछना है, दे विल नेवर आस्क यू एनीथिंग आउट ऑफ दिस। अभी क्योंकि हमारे पास तो टाइम भी बहुत लिमिटेड है, मॉर्निंग वालों को तो मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया था इसके ऊपर, आप लोगों को तो 5 मिनट का दे रही हूँ। जहाँ पे आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है जो एनर्जी, वो वहीं पे डालो, इस पर आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को जो मैं बता रही हूँ वही है और वहीं से क्वेश्चन पूछना है। अगर उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो किसी को भी नहीं आता होगा। दिस इज माई गारंटी इन योर पॉलिटी, इतना तो मैं श्योर कह सकती हूँ। आप लोगों को क्या पूछना उन्होंने, कितने टाइम के बाद अप्रूवल मिल रहा है? 1 month। अगर बाय चांस अगर नहीं है सेशन लोकसभा के अंदर, तो विद इन 1 month आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग। और तीसरी चीज यहाँ पे पूछेंगे
कि एक बार ये अप्रूवल मिल गया तो वो कितने मंथ्स के लिए मिलता है? एक्सीलेंट, दैट इज 6 मंथ्स. एक बार ये अप्रूवल हम लोगों को फाइनली मिल गया तो दैट विल बी योर 6 मंथ्स. एंड एक्सटेंडेबल. यस, एक्सीलेंट. दूसरा मेरा क्वेश्चन यही था कि कितने टाइम के लिए हम लोग लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी? इनडेफिनेट टाइम. वही तो बता रहे हैं सर अभी. एक्सीलेंट, उसी में तो मिला है सर को. इनडेफिनेट टाइम. अब वॉर जरूरी कोई है 3 साल के बाद खत्म हो जाएगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जहां पे 3 साल आता है. यहां पे क्या है हम लोगों का? दैट इज योर इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकती है. दैट इज योर वॉर सिचुएशन चल रही है हम लोगों की. समझ में आई बात? ओके. सो ये जो बिल है हम लोगों का किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा, राज्यसभा और ईदर हाउस. इसमें तो 3 years लिखा है. कुछ गड़बड़ होएगी, गलत होगा. दिस इज फॉर श्योर. नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड फॉर आपकी 6 मंथ्स के लिए. हम लोग इनडेफिनेट पीरियड के लिए रख सकते हैं. अगर कुछ गलत लिखा हो इसको करेक्ट कर लो. Personal liberties of cannot be suspended. Can be suspended. No. Personal liberty. Personal liberty cannot be suspended, sir. Freedom to go here and there can be suspended. Article number 19. Article number 21 cannot be suspended. आएंगे इसके ऊपर. Give me some time. कुछ नहीं मिस करूँगी बट इसको ठीक कर लेना. कहाँ जैसे लिखा है साहिल ये? नहीं, ये गड़बड़ है. ये बच्चे प्रेसिडेंट क्यों पढ़ रहे हो? ये कौन सी लाइन में लिखा है? ये 47 पेज नंबर पे लिखा है ना? 46 में सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन. नहीं बच्चे इसको कर लो, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लो. इट इज़ इनडेफिनेट टाइम. वॉर सिचुएशन में इनडेफिनेट टाइम के लिए होता. वो 3 years होती है. दिस इज़ तो फॉर श्योर. ठीक है, ये है इसके अंदर. दैट इज़ योर नेशनल इमरजेंसी के बारे में. और कुछ? हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि कौन से हाउस में लगती है ये? लोकसभा, राज्यसभा या इधर हाउस में पेश हो सकता? इधर हाउस के अंदर. कौन सी मेजॉरिटी से पास होता है? सिंपल, स्पेशल? स्पेशल. स्पेशल. इट्स स्पेशल. स्पेशल मेजॉरिटी. सिंपल से तो पहले होता था, फिर हमारी अमेंडमेंट हुई 44th की और हमने इसको स्पेशल इमरजेंसी कर दिया. रिवोक कौन कर सकता है इसको? हटाओ कौन सकता है? लोकसभा. फिर बिल पास कराएंगे हम लोग. President. प्रेसिडेंट. रिवोक्ड बाय योर प्रेसिडेंट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. पहले आपकी स्पेशल सिंपल होती थी पर कभी पूछेंगे नहीं. पर जैसे 2 months हमारा अप्रूवल का टाइम होता था ना, फिर हमने अमेंडमेंट की 1 month किया. यहाँ पे पहले सिंपल मेजॉरिटी होता था, अमेंडमेंट करके स्पेशल किया हम लोगों ने. ठीक है. लाइफ ऑफ लोकसभा के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? लोकसभा इमरजेंसी चल रही है, वॉर सिचुएशन चल रही है, Suspend हो जाएगी. लोकसभा सस्पेंड होती है कि हम उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. हमने की भी है एक बारी लोकसभा. कितने टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 year के लिए. कितने ड्यूरेशन के लिए हो सकती है मैक्सिमम? 1 time तो 1 year है, बट कितने टाइम के लिए हो सकती है? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. जस्ट लाइक योर, जैसे हम लोगों ने आपकी पढ़ी कि नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम के लिए लग सकती है. जितना टाइम के लिए वो चलेगी, फिर हमारी लोकसभा भी फिर कॉन्टिन्यूसली चलेगी. एनी लेंथ ऑफ टाइम. जैसे ही हमारी नेशनल इमरजेंसी बच्चे ख़त्म होगी, 6 months के बाद हम लोग उसको डिसॉल्व कर देंगे आपका लोकसभा को, और नई लोकसभा के इलेक्शंस होंगे और हम लोग फिर से उसको लागू कर देंगे. ठीक है. हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप?
जैसे ये आपकी लोकसभा है, 5 years तो इसका नॉर्मल टर्म है, इसमें तो सर्व करना ही है उसने। एमरजेंसी लग गई सपोज करो 4th ईयर में ही, 3 साल तक, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक आपकी एमरजेंसी चल रही है ये भी आपका एक्सटेंड होती रहेगी 1-1 साल का अप्रूवल लेके, रेज टू पावर n। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है, EOE दैट इज योर एंड ऑफ इमरजेंसी, विद इन 6 months हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे और लोकसभा नहीं आ जाएगी। दिस इज योर नेशनल इमरजेंसी थिंग। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ठीक है जी, पढ़ दो एक बार ही आपकी नेशनल इमरजेंसी। इज कॉज्ड बाय द वॉर, एक्सटर्नल Emergency is caused by war, external aggression, or armed rebellion in the whole of India or a part of its territory. Such an emergency was declared in India in 1962. अंडरलाइन दैट इज 62, जब आपका इंडो चाइना वॉर हुआ था 1971 दैट इज योर पाकिस्तान वॉर, एंड 1975 to 77 दैट इज योर इंदिरा गांधी टाइम ऑन द अकाउंट ऑफ योर इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसके बाद पिक्चर बिल्कुल चेंज हो गई थी, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस किए हम लोगों ने। Under Article 352 of the Indian Constitution, the President can declare such an emergency On the basis of the written request of the cabinet minister headed by the prime minister, so cabinet comes into the first time into the picture जी। Such a proclamation must be approved. Underline that is your 1 month, imposed for your 6 months. It can be extended for 6 months repetitively up to indefinite time। indefinite time कर लेना इसको, करेक्शन। आपके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, सिर्फ आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होता। आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, 2 चीज़ें, आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा जिसमें आपकी फ्रीडम टू मूवमेंट दी है हम लोगों ने, स्पीच है, ठीक है, और रेजिडेंस है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। बट आर्टिकल नंबर 20, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 20? डबल जेपर्डी। और 21 राइट टू लाइफ, ये कभी भी हम लोगों के जो आपके फ्रिंज नहीं होते, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, डेफिनेटली सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, उस टाइम पे स्टेट इंटरवीन भी कर सकती है हम लोगों की। नेक्स्ट आ जाओ आपकी स्टेट इमरजेंसी के ऊपर, हाँ जी पढ़ दो फटाफट से। State emergency, also known as President's प्लीज़ अंडरलाइन, हम लोग इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं बच्चे, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। अब ये किस ग्राउंड के ऊपर लगती है? स्टेट इमरजेंसी किस ग्राउंड के ऊपर लगती है? अगर वो सेंटर के हिसाब से नहीं चल रही। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसे पंजाब में ही हुआ था ना, प्रेसिडेंट पता नहीं रूल कितनी बार लगा है हम लोगों का, हाँ 9 times, गुड। कौन कौन सी है? ठीक है, यस, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी हम लोगों का तब लगती है जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दिए गए कुछ आपके, या फिर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिए से स्टेट को और उसने मानने से ना कर दी कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कब लगा सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए बिल्कुल स्टेट के अंदर, जैसे ना उत्तराखंड में लगी थी मेरे ख्याल से 3 years बैक। उत्तराखंड में क्यों लगी थी इमरजेंसी? बजट ही नहीं पास हुआ था। इससे ज़्यादा इंसल्ट की बात किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं हो सकती। यही डिफरेंस होता है आपके प्राइवेट बिल में और पब्लिक बिल में। प्राइवेट बिल तो हम लोग ना कर सकते हैं, पब्लिक बिल को नहीं कर सकते। बट अगर पब्लिक बिल ना हो जाए ना, पास ना हो, जैसे कि मनी बिल पास नहीं हुआ, इतनी बड़ी आपकी डिसरिस्पेक्ट है कि आपके पूरे कैबिनेट को आपकी गवर्नमेंट ही गिर जाती है। ये उत्तराखंड में हुआ था कि उनके अपने मेंबर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया था और बजट ही नहीं पास हुआ था हाउस में से। ऐसा वैसे हमारे सेंटर में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस वाज द रीज़न। पढ़ दो जी इसमें। state emergency, also known as President's rule, is declared to break down अंडरलाइन दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। in a state if the President is satisfied on the basis of प्लीज अंडरलाइन दैट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की रिकमेंडेशन, गवर्नर ने रिकमेंडेशन दी तब
कहते हैं कि हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो पार्लियामेंट अप्रूवल है वो विद इन 2 months है, अंडरलाइन। वहाँ पे कितना था नेशनल इमरजेंसी में 1 month, यहाँ पे 2 months है। 6 months के लिए अप्रूवल मिलता है। कितने टाइम के लिए हम लोग कर सकते हैं इसको मैक्सिमम? यहाँ पे 3 years है। अगर हमने 3 years से ज़्यादा अगर हमने नेशनल इमरजेंसी करनी हो फिर हो सकती है पॉसिबल? कैसे? यस, दैट इज़ बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वैसे तो कहते हैं कि नहीं हो सकता, बट अगर करना है तो पूरा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके बियॉन्ड जाना है, तो कहते हैं एक तो ना बहुत डिसरिस्पेक्ट की बात है। कहते हैं अगर आपको इसमें लेके भी आना है फिर भी, तो कहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश करना होगा, वो पास करो, ठीक है। हाँ जी, If the president is satisfied on the basis of the report of the governor of the concerned state or from other sources that the governance in a state cannot be carried out according to the provisions in the constitution, she can declare a state of emergency in the state. यहाँ पे देख लेना आर्टिकल नंबर 356 है बच्चे, दैट इज द स्टेट फेल्ड टू रन कॉन्स्टिट्यूशनली, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज़ फेल्ड। आर्टिकल नंबर 365, इफ दैट द स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन टू द यूनियन गवर्नमेंट। ये 2 चीज़ें हैं हम लोगों की। फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत सिंपल है, आज तक कभी भी नहीं लगी हम लोगों की, वेरी सिमिलर टू, यहाँ पे तो फिर भी हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती है, ये तो बहुत सिंपल है बच्चे, कुछ नहीं है। कहते जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि कल दिन को हम लोग तेल भी मंगा सके 2 दिन का। ऐसा 1991 में एक क्राइसिस ज़रूर जनरेट हुए थे, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम पे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, LPG रिफॉर्म लेके आए, आज तक हमारे कभी नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है, कभी प्रोक्लेम नहीं हुआ, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 360 है, पहले तो ये अंडरलाइन कर लेना। 2 months के अंदर हमें यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है। जब आपकी स्टेबिलिटी ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया हैज़ इंडीड बीन थ्रेटन्ड एंड गोल्ड रिजर्व्स हमारे पास बिल्कुल नहीं रहे, यहाँ हमें अपने गोल्ड बेच के आपका कुछ करना पड़ेगा, इकोनॉमी सेट, ठीक है। इस टाइम पे प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द जज ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अदरवाइज जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, कभी नहीं कर सकते उनकी सैलरीज, बट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग जजेस की भी सैलरी कम कर सकते हैं। ये मार्केट इम्पॉर्टेंट स्टार। मनी बिल्स जितने भी स्टेट के अंदर होते हैं वो सारे रिजर्वेशन के लिए आ जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, वो भी पास नहीं होने देते, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऐसा कुछ है नहीं है, इंडेफिनेट टाइम के लिए होता है ये भी, बट आज तक कभी हुआ भी नहीं, ठीक है। और 1-1 साल के बाद यहाँ पे भी बहुत कम चीज़ें दी हुई हैं एक्चुअली इसके अंदर ना, वेरी लेस। क्या टाइम हुआ? ठीक है, रिमूवल पढ़ देते हैं, दैट्स ऑल फॉर इट। रिमूवल एक बार ही पढ़ देते हैं। President may be removed before the expiry of the term through impeachment. A president can be removed for violation of the अब आर्टिकल नंबर ना हम लोगों के कुछ, हम लोगों ने प्रेसिडेंट में याद रखने कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। एक तो 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, ठीक है, एंड 56, 57, 58, 59, फिर 60, 61, 52 क्या है हम लोगों का, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53, दैट इज योर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। 54 and 55 is election of your president, election and election manner and procedure, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे टर्म एलिजिबिलिटी कंडीशन और क्वालिफिकेशन पूछते हैं, TECQ है, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो देख लेना, अगर लर्न होता तो ठीक है, अदरवाइज 60 है और 61 इम्पॉर्टेंट है। 60 के अंदर ओथ दी हुई है, दिस इज ओ, दिस इज ऑल्सो ओ, 0 तो ओथ है इसके अंदर, और दिस इज आई एंड दिस इज आई इम्पीचमेंट। तो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर इम्पीचमेंट दी हुई है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट सबसे मुश्किल होती है, वो सिर्फ एक ही ग्राउंड पे हो सकती है, दैट इज वायलेशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज नहीं हो सकती।
कौन पार्टिसिपेट करता है कहते हैं प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में? बोथ हाउसेस। नॉमिनेटेड भी करते हैं मेंबर्स? यस। इलेक्शन में ज़रूर आपके नहीं करते, बट इम्पीचमेंट में ना सारे आपके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ऑफ योर लोकसभा राज्यसभा, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ योर लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है जी। सर 56 से 59 ना ज़रूरी नहीं है वैसे, याद रखना, इसको स्किप भी कर दो तो बेटर है। वैसे टर्म एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड क्वालिफिकेशन है। हाँ जी सर, टर्म जो है 5 years की होती है। एलिजिबिलिटी ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ऑफ एज, कंडीशंस, वैकेंसी, ये सारी चीज़ें। क्वालिफिकेशन नहीं है ना मेरे ख्याल से, इलेक्शन हमने पढ़ी तो थी, सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं 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 नहीं, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन दी हुई है यहाँ पे, एमपी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। व्हाई यू आर सेइंग दिस? एमपी नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा हम लोगों ने मेंबर ही बना दिया शायद। नहीं, ही शुड बी एलिजिबल फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट के केस में वो राज्यसभा। ठीक है, इम्पीचमेंट आ जाओ, दैट इज योर इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोनों करते हैं। हाँ जी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करता है यहाँ पे पार्टिसिपेट, इलेक्शन में करता है, वहाँ पे करते हैं। नॉमिनेशन में सिर्फ यही होता है। और इंटरेस्टिंगली ऐसी मेजॉरिटी आप कहीं नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे स्पेशल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। यहाँ पे स्पेशल भी और एब्सोल्यूट भी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? टोटल मेंबरशिप जितने हैं आपके, ठीक है, उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हम लोगों को। या तो हम पढ़ते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी होती है बच्चे हम लोगों की, दैट इज 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी इज 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है जी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं तो 251 कम से कम सहमति भरनी चाहिए। यहाँ पे स्पेशल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। 50% तो होने ही चाहिए आपके मेंबर्स, जितने आपके टोटल आपके मेंबरशिप है उनके भी 2/3 चाहिए हम लोगों को मेजॉरिटी। टोटल मेंबर्स के हमारे 2/3 जो है हमारे पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। प्रेजेंट एंड वोटिंग का ये मतलब हुआ ना, अगर 500 लोग हमारे 550 मेंबर्स आर देयर इनटू योर लोकसभा और सिर्फ 300 लोग आए हैं तो 300 को ही कंसिडर करता है। बट ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट के केस में नहीं होता। हम लोग पूरा 550 का ही 2/3 लेते हैं। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच? CSAT, दैट इज HW होमवर्क। स्पेशल में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये वाला यहाँ पे हमारा 2/3 चाहिए होती है हमारी मेजॉरिटी। बट ये आपकी प्रेजेंट एंड वोटिंग की नहीं चाहिए, टोटल जितने मेंबर्स हैं आपके वो। दैट इज योर लोकसभा के केस में इतने और राज्यसभा के केस में कितने? इतने। तो ये बहुत मुश्किल है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना। यहाँ से हम ये समझते हैं। समझ में आई अब ये बात? दैट्स ऑल फॉर इट गाइस, हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुरू होंगे।